नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। संसद के मानसून सत्र पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष से मांगा सहयोग। कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन नियमों के तहत ही होगी चर्चा। तेईस से 26 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे 2 देशों की यात्रा पर। पहले चरण में ब्रिटेन तो दूसरे चरण में मालदीव जाएंगे पीएम। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मनसुख मांडविया ने कहा, युवाओं को नशे से निजात दिलाने के लिए सरकार और सामाजिक संगठन मिलकर करेंगे काम। डिजिटल पेमेंट में भारत बना ग्लोबल लीडर। भारत में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी हुई 85%। आईएमएफ ने हालिया रिपोर्ट में की भारत की तारीफ। रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। कामचटका क्षेत्र में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप। आपातकालीन सेवाएं अलर्ट पर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के आने वाले विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से लेकर 26 जुलाई तक 2 देशों की यात्रा पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में पीएम ब्रिटेन जाएंगे। पीएम वहां अपने समकक्ष कीयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से भी मुलाकात संभावित है। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मालदीव जाएंगे। 26 जुलाई को मालदीव 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो पीएम उससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। पीएम और मालदीव के राष्ट्रपति की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। और अब बात संसद के मानसून सत्र की, जो कल से शुरू हो रहा है। और उससे पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ये बैठक राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। 21 जुलाई से शुरू होने वाला ये सत्र अगले महीने की 21 तारीख यानी कि 21 अगस्त तक चलेगा। तो संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक होना है। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन के पटल पर रखने वाली है। तो डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के साथ विशेष बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई सवालों के उत्तर दिए हैं। कल से शुरू हो रहे सत्र को लेकर क्या कुछ कहा है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने, आइए देखते हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और सभी की निगाह है कि क्या अहम विधायी कामकाज होगा, और साथ ही साथ विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर तैयार है। इस सत्र के दौरान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जब भी संसद सत्र की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि ये बहुत चर्चा होती है कि कौन से बिल सरकार ला रही है, तो एजेंडा क्या रहेगा सर? कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे। शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स हैं, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का। कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। तो हमने सारा बिल्स का भी तैयारी करके रखा है, और जो 1 महीने का सत्र है तो इसमें हम किस तरीके से बिल्स को लाएंगे उसका भी एक रूपरेखा तैयार किया हुआ है। पिछला जो सत्र था उसमें एक महत्वपूर्ण विधेयक आया था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और जेपीसी उस पर खूब विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि हर राज्य में जाकर जेपीसी चर्चा करेगी। 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए हैं। क्या मानते हैं जब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, जो सरकार की बहुत प्राथमिकता में है ये विधेयक? वन नेशन वन इलेक्शन, ये कोई नई बात तो है नहीं। देश जब आज़ादी प्राप्त हुई तब वन नेशन वन इलेक्शन ही था।
वो तो बाद में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगा करके स्टेट असेंबली का टेन्योर को भंग कर दिया, तब जाकर के स्टेगर्ड चुनाव होते हैं। डेट अलग अलग हो गए, कई राज्यों का चुनाव अभी भी लोकसभा के साथ ही होते हैं। कांग्रेस के समय में 1967 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था ना। उसके बाद में कितना प्रॉब्लम हुआ हम लोग सब देख रहे हैं। हर 6 महीने में तो कुछ राज्यों का तो चुनाव होता ही है, और म्यूनिसिपल है, फिर आपका काउंसिल का चुनाव होता है, फिर पंचायत का चुनाव होते हैं। तो पूरा देश जो है चुनाव में लगभग लगे रहते हैं, चुनाव ही चुनाव है। तो फिर देश का जो साधन है वो भी किसी न किसी तरीके से चुनाव में ही झोंक देते हैं। फिर जब चुनाव होते हैं तो फिर पाबंदी लगता है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं। तो आचार संहिता जब लगता है तो फिर कुछ काम काज नहीं कर सकते हैं, कोई विकास का काम नहीं हो सकता है क्योंकि चुनाव है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई भी समझदार अगर आप राजनीतिक विचार से मुक्त हो करके देश के लिए सोचे, कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, तो इसको विरोध कौन कर सकता है? कुछ लोग अगर विरोध करते हैं तो वो राजनीतिक कारण से करते होंगे, अन्यथा एक देश में एक साथ चुनाव हो ये देश हित में है और सब ये चाहते हैं। विधेयकों की चर्चा की जो इस सत्र में आ सकते हैं, मानसून सत्र में, अगर कोई नंबर बताना चाहे कि कितने नए विधेयक होंगे या कुल कितने विधेयक लाने की तैयारी है? लगभग 17 विधायक हमारे पास में है, इस वक्त तैयारी के स्टेज में है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं, वो मैं अभी आपको बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहले घोषणा कर देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। बीएसी में हम प्लेस करेंगे। सरकार हमेशा कहती रही है कि नियमों के मुताबिक तो चर्चा के लिए तैयारी है, लेकिन जिस तरह से हम तैयारी देख रहे हैं विपक्ष की, तो फिर उस पर क्या कहना? विपक्ष अगर तैयार हो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तैयारी के साथ आना चाहिए ना। कोई जब मैच खेलते हैं तो तैयारी के साथ आएंगे तो खेल अच्छा होगा, उसका स्टैंडर्ड हाई होगा। अगर आप बिना प्रैक्टिस के ऐसे ही खेल मैदान में घुसेंगे तो खेल भी अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार से देश का सबसे बड़ा पंचायत हमारे पार्लियामेंट में अगर आप बिना तैयारी के साथ आते हैं तो फिर ये ठीक बात नहीं है, ये जनता का साथ धोखा होगा। ऑपोजिशन भी तैयारी का साथ आना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर ऑपोजिशन कमज़ोर हो जाएंगे, तैयारी का साथ नहीं आएंगे, आकर के सिर्फ हल्ला गुला करना है, तो फिर संसद का सत्र का मज़ा नहीं होता है। और जो विपक्ष के नेता है, बड़े दल का जो नेता है, जैसे नेता प्रतिपक्ष है, वो परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी का साथ, तैयारी का साथ आएंगे और उस हिसाब से बोलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। खबर है कि कोई बहुत बड़ी तैयारी है एक विधेयक के तौर पर, एक कोई ऐसा बिल आने वाला है जो बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है, कुछ संकेत देना चाहेंगे? देखिए, हर बिल महत्वपूर्ण है, हर एक विधेयक देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ जो है राजनीतिक तौर पर धमाकेदार होते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि बड़े बिल है। हर विधेयक बहुत बड़ा होता है। हमारे लिए सारे बिल्स, सारे रेजुलेशंस, हर एक पार्लियामेंट का बिजनेस उतना ही महत्वपूर्ण है। सत्र के दौरान जो सरकार की तैयारी है उस पर खुलकर बातचीत की है संसदीय कार्य मंत्री ने, और साथ ही साथ विपक्ष को एक नसीहत भी है कि वो सकारात्मक मुद्दों के साथ आए। सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा के लिए सदन में तैयार है। महत्वपूर्ण बिल आने हैं, करीब 18 बिल इस सत्र के दौरान संसद में पेश किए जा सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में कई मुद्दों पर विपक्ष की चर्चा वाली मांग को लेकर भाजपा के नेता आरपी सिंह ने कहा कि संसद का मतलब सभी विषयों पर स्वस्थ बहस और चर्चा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। पार्लियामेंट का मतलब ये है कि डिबेट हो, हेल्दी डिबेट हो, चर्चा हो और हर विषय पे चर्चा हो। और सरकार तो खुले मन से कह रही कि हम सब विषयों पे चर्चा करने चाह रहे हैं, और जो सर्वदलीय बैठक है उसमें भी सब विषय आगे हैं। अब वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के अंतर्गत तो इतनी चिंता करने की जरूरत है विपक्ष की। हाँ, बाहर दिखाने के लिए मत करें, सीरियसली चर्चा करें। खबर बिहार से। पिछले बिहार विधानसभा में कांग्रेस महागठबंधन की प्रमुख सहयोगी थी और सीटों के बंटवारे में भी 243 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत लचर रहा था।
कांग्रेस ने एक युवा चेहरे कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है। तो बिहार में कांग्रेस की संभावनाओं पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने कृष्णा अल्लावरू से ये खास बातचीत की है। हमारे साथ है बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी। अल्लावरू जी, किस तरीके का भविष्य देखते हैं जब राजद के साथ आपका गठबंधन है? कांग्रेस का भविष्य किस तरीके से आप देखते हैं बिहार में? बिहार में इंडिया गठबंधन लोगों का मुद्दा समस्या को आगे लगकर लड़ाई लड़ने वाली है। बिहार में इस बार गठबंधन के सारे दल मिलजुल कर बिहार का एजेंडा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पिछले चुनाव में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, तो आपको 70 सीटें मिली थी, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट बहुत ही लो था। लेकिन इस बार जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो क्या उसी पे कायम रहेंगे, या गठबंधन के और जो दल है, बड़े दल हैं, उनका कहना है कि नहीं, कांग्रेस को सीटें हम और कम देंगे इस बार? गठबंधन के सारे दल मिलजुल के बातचीत कर रहे हैं, अच्छी बातचीत हो रही है। हर एक सीट पे किसका दावा है, कौन उम्मीदवार रहेगा, ये चर्चा चल रही है। स्टडी प्रोग्रेस हो रहा है और इस बार बिहार में 243 सीटों पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, हर पार्टी अपना उम्मीदवार करके लड़ेगी और ज़रूर इस बार अच्छा परिणाम आएगा। सर, एक चीज़ और पूछूंगा कि कांग्रेस के अंदर महाराष्ट्र को देखें, आप हरियाणा को देखें, जो गुटबाजी जो है रहती है, उस गुटबाजी की शिकार बिहार कांग्रेस भी रही है, उस पर कितना नियंत्रण आप कर पा रहे हैं या कर पाएंगे? देखिए, परिवार में भी कहीं कहीं चीज़ों को लेके अलग अलग राय होती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन सर, ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जब टिकटों का बंटवारा होता है तो जमीनी कार्यकर्ता जो होते हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती है, और जो हवाई जो कैंडिडेट होते हैं वो आ जाते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? इस बार प्रयास पूरा रहेगा कि जो मजबूत उम्मीदवार है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है, उसको आगे करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो ये थे कृष्णा अल्लावरू जी, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, और इनका कहना है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी रही है, उस गुटबाजी पर नियंत्रण करना हमारी पहली प्राथमिकता है, और हम उस पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, पटना। और बिहार में चुनाव की घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन यहाँ चुनावी सरगर्मी की तपिश महसूस की जा सकती है। इस बार के चुनाव में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच लड़ाई है, लेकिन इसे त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश प्रशांत किशोर यानी पीके की पार्टी कर रही है। तो इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती से भी ये खास बातचीत की। हमारे साथ अभी हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के पूर्व अधिकारी और 4 देशों की ये राजदूत रह चुके हैं, ITN हैं। इन्होंने कमान संभाली है जनसुराज पार्टी को कि कैसे बिहार में उसको आगे बढ़ाना है। सर, आसन्न चुनाव को देखते हुए क्या भविष्य देखते हैं जनसुराज पार्टी का? शायद ये पहली बार हुआ है हमारे बिहार में कि एक राजनीतिक पार्टी ने अभियान से अपनी शुरुआत की हो, और एक ऐसे अभियान से जिसमें 2-2.5 साल तक किसी व्यक्ति ने गांव-गांव पैदल चलकर लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि जो बिहार की बदहाली है, उनकी अपनी ज़िंदगी की जो बदहाली है, उसके पीछे कहीं न कहीं वो खुद भी जिम्मेवार है। बिहार आज देश के दूसरे राज्यों को मजदूरों की सप्लाई करने की फैक्ट्री बन गई है। ये कब तक लोग सहते रहेंगे? किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जिसको आवाज़ उठानी पड़ेगी वो बिहार का ही होगा, कोई बाहर का आकर तो उठाएगा नहीं। ये मुहिम प्रशांत किशोर ने चलाई, जिसको बाद में जनसुराज पार्टी का नाम दिया गया। महागठबंधन कह रही है कि NDA को फायदा पहुंचाने के लिए जनसुराज का गठन हुआ है। NDA कह रही है कि महागठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए जनसुराज काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? इनको अब डर लगने लगा है कि ये तो कुछ नया होने वाला है बिहार में। इस डर से वो एक दूसरे का आरोप हम पर लगा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपको इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है? जरा उनसे तो एक बार कहिए कि उनके पास पैसे कैसे आए। लालू यादव जो झोपड़ी में रहते थे, चपरासी के घर में रहते थे, आज हजारों करोड़ की संपत्ति लेकर कैसे बैठे हैं, और कैसे वो अपनी इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास चंदे, लोग हमको पैसे देते हैं, तो वही आर्गुमेंट तो हमारे पास भी है। जो बड़े गठबंधन है, दोनों महागठबंधन या
एनडीए गठबंधन, उससे जन स्वराज पार्टी अलायंस कर सकती है? न तो हम कोई प्री पोल अलायंस करने वाले हैं, न ही पोस्ट पोल अलायंस करने वाले हैं। हमारा मुख्य मुद्दा शासन में आना नहीं है, व्यवस्था बदलना है। तो ये थे मनोज भारती साहब, जो प्रदेश अध्यक्ष है जन स्वराज पार्टी के, और इनका कहना है कि हम व्यवस्था बदलने आए हैं, शासन करने नहीं आए हैं, और कोई भी प्री पोल अलायंस हो या पोस्ट पोल अलायंस हो, जन स्वराज पार्टी नहीं करेगी। कैमरामैन विनोद झा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छांगुर जैसे कितने ही लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी चुप हैं और तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बिहार में चुनाव सुधार के मुद्दे पर हल्ला मचा रहे हैं। यही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पाखंड मॉडल। देश के अंदर छांगुर जैसे कट्टर मुस्लिम भेष बदल करके हर जिले में धर्मांतरण कर रहे हैं, और इस पर राहुल गांधी और तेजस्वी का जुबान बंद। लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन पर आरोप, ये कैसा ढोंग। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी संकल्प पत्र का उद्देश्य नशा मुक्त अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालय और सामाजिक संगठन मिलकर काम करेंगे। देश के युवाओं की आकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए युवाओं को ही सिलेक्ट करा, और जिस युवा इस रास्ते पर चलने वाले युवाओं के सामने क्या चैलेंज है, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने 3 दिन तक चिंतन मनन करा, और 3 दिन का चिंतन मनन के आधार पर आपके सामने काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा। हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसके लिए संकल्प के पर एक बिंदु आपके सामने रखा गया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय एक होंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं आएगी, स्पिरिचुअल संस्थाएं आएगी, धर्मगुरु आएंगे, अलग अलग जाति जाति वर्ग समुदाय के संस्थाएं उसके साथ जुड़ेगी। हम सब लोग समन्वय करके एक मुहिम के रूप में, एक बड़ा अभियान के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ेंगे। और साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नशा मुक्त अभियान में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि जब महिलाएं इस अभियान का नेतृत्व करेंगी तो इस अभियान में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमारी महिलाओं को यह अभियान का केंद्र बनाए। महिलाओं की स्वैच्छिक संस्थाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, महिला स्वैच्छिक समूह इस काम की अगुवाई करें, इस काम को लीड करें, और शुरुआत अपने घर से करें, शुरुआत अपने गांव से करें, शुरुआत अपने रिश्तेदार से करें, और बाद में सामूहिक अभियान के तौर पर हम नशा मुक्ति अभियान को आगे चलाएं। अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग स्थान पर ये सतत काम करते रहेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगी। आगे की खबरों में, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अफ्रीका के दौरे पर हैं। उन्होंने एस्वातिनी के 30 चयनित छात्रों को आईसीसीआर छात्रवृत्ति पत्र प्रदान किए। मार्गरेटा ने एस्वातिनी में रॉयल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी किया, जिसे भारत की सहायता से बनाया गया था। मार्गरेटा ने कहा कि यह भारत एस्वातिनी विकास साझेदारी में एक मील का पत्थर है।
और पवित्रा मार्गेरिटा ने एस्वातिनी के प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा मंत्री प्रिंस लोंगोखेला के साथ बातचीत भी की। दोनों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा ने एस्वातिनी के कृषि मंत्री मंडला साबुका से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने मार्गेरिटा ने लिखा, एस्वातिनी साम्राज्य के कृषि मंत्री माननीय मंडला साबुका के साथ मिलकर खुशी हुई। कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के युवाओं को हुनरमंद बनाने की मुहिम को लेकर रोंगटा विश्वविद्यालय द्वारा युवा कौशल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 8,183 युवाओं को ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग देकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 7 दिनों में युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, चैट जीपीटी, करियर की विकल्प की ट्रेनिंग दी गई है। 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की मौजूदगी में इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम की घोषणा हुई। संस्थान के कार्यों और राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने संस्थान की सराहना भी की। विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। इस संस्थान ने, रोंगटा यूनिवर्सिटी ने क्षेत्र के 8,183 बच्चों का मतलब एक सप्ताह का स्किलिंग कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपना जगह दिया है, इनको गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाई। और जो 8,183 बच्चों ने अपना कौशल विकास किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक और छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में हिंदू पक्ष ने देश भर में मंदिर मस्जिद से जुड़े विवादों पर सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को वापस पाने के लिए दायर मुकदमों के विभिन्न पहलुओं की जांच किए बिना ही यह आदेश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एएसआई संरक्षित इमारतों पर लागू नहीं होता है। ये सिविल कोर्ट तय करता है कि किसी इमारत का असली धार्मिक स्वरूप क्या है। हिंदू पक्ष ने बताया कि इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक ठीक नहीं है। और अब बात भारत की एक बड़ी उपलब्धि की। भारत फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये मुकाम हासिल किया है। यूपीआई से अकेले जून माह में ही 24.03 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 18.39 अरब ट्रांजैक्शन के माध्यम से हुआ है। बीते साल की तुलना में यूपीआई लेन देन की संख्या में 32% का इजाफा हुआ है। पिछले साल जून में यूपीआई लेन देन की संख्या 13.88 अरब थी। वर्तमान में भारत में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 85% और दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी 50% है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अब ये प्रतिदिन 64 करोड़ से भी ज्यादा लेन देन संभालता है, जो वीजा जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों से कहीं ज्यादा है, जो प्रतिदिन लगभग 63.9 करोड़ लेन देन संभालती हैं। गौरतलब है कि ये उपलब्धि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीआई केवल 9 वर्षों में ही इस मुकाम तक पहुंच गया है। यूपीआई प्लेटफॉर्म वर्तमान में 49.1 करोड़ व्यक्तियों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करता है और 675 बैंकों को एक ही प्रणाली के माध्यम से जोड़ता है। इसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देश भर के लोगों
विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को आसान और किफ़ायती तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिली है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। रविवार को रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका क्षेत्र के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च फॉर जियोसाइंसेस के आंकड़ों के अनुसार भूकंप कामचटका के पूर्वी तट पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जो पिछले भूकंप के तुरंत बाद आया था। रूसी आपातकालीन सेवाएं संभावित सुनामी क्षेत्र में लहरों पर नजर रख रही हैं। खबर पाकिस्तान से, जहां क्वेटा में हुए बम धमाके में पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर काकर की मौत हो गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों को वाहन में चुंबकीय बम लगाते हुए देखा गया। यह घटना बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर जारी हिंसा का हिस्सा है। बीएलए ने कहा है कि यह हमला सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।